नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। शीतकालीन सत्र के 7वें दिन भी सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। मुद्दा था दलित और राम मंदिर पर दिए वीके सिंह और संघ प्रमुख का बयान। दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष ने मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर विरोध जताया। हम संसद में हुए संग्राम पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए एक खास पैनल भी मौजूद है, लेकिन पहले हम रिपोर्ट देखते हैं। शीतकालीन सत्र का 7वां दिन, लेकिन हंगामा है कि सदन से पीछा ही नहीं छोड़ रहा, या फिर यूं कहें कि नेताओं को हंगामा करने के लिए संसद सबसे मुनासिब जगह लगती है। तब तो हर सत्र में इस तरह का मंजर देश के सामने आता रहता है। एक जमाना था जब संसद शालीनता का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन अब तो सदन के अंदर शालीनता और शांति महज सपना ही रह गई है। हमेशा की तरह सत्र का 7वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़कर रह गया। राज्यसभा में राज्य मंत्री वीके सिंह और संघ प्रमुख के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। यहां तक कि अपनी जगह से खड़े होकर बीएसपी के नेता आसन तक पहुंच गए और कार्यवाही को एक बार नहीं कई बार स्थगित करनी पड़ी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वीके सिंह पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि मोदी शासन में देश में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगड़ रहा है। मायावती ने कहा कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके उनका मनोबल बढ़ा रही है। मायावती अभी कह ही नहीं थी कि उपसभापति पीजे कुरियन ने मायावती को इस मामले में रोकते हुए कहा कि अगर उन्हें ये मुद्दा उठाना है तो इसके लिए वो नोटिस देंगे। इसके बाद बीएसपी के नेता आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर बनाने को लेकर दिए गए बयान पर सदन में जमकर हंगामा बरपा। बयानों का भारी विरोध करते हुए बीएसपी, सपा और कांग्रेस सदस्यों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि सरकार की तरफ से भागवत के बयान पर यह सफाई दी गई कि भागवत के जरिए मंदिर का संकल्प दोहराया गया है और संकल्प करना संविधान के तहत मूलभूत अधिकार है। कुल मिलाकर 26 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में अब तक जीएसटी समेत तमाम अटके बिलों से नेता भटके हुए नजर आ रहे हैं। 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने इस पर चर्चा करने की हिमाकत नहीं की। बड़ा सवाल यह है कि कहीं मानसून सत्र की तरह शीत सत्र भी हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन जो पिछली बार नजारा देखने को मिला था, अगर मानसून सत्र की बात की जाए तो ठीक उसी तरह का नजारा देखने को इस बार मिल रहा है। कम से कम राज्यसभा में तो जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि लोकसभा में हंगामे भी हो रहे हैं और चर्चाएं भी हो रही हैं, और प्रधानमंत्री ने संतोष भी जताया है कि ठीक चल रहा है सत्र, लेकिन राज्यसभा में खूब हंगामा चला है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना है, और उस पर विडंबना यह है कि अब तक ध्यान नहीं दिया जा रहा। जीएसटी बिल है और इसके अलावा बहुत सारे बिल्स हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। वीके सिंह ने पिछले दिनों यानी 22 अक्टूबर को एक बयान दिया था। हरियाणा में 2 दलित बच्चों की मौत हुई थी। एक आक्रोशित भीड़ के जरिए मारा गया था वो बच्चा। उस पर वीके सिंह ने यह बयान दिया था कि अगर कहीं कुत्ता मर जाए तो क्या वाकई इसमें भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, जिसको लेकर के हंगामा हुआ। और पिछले दिनों जब कोलकाता गए थे संघ प्रमुख मोहन भागवत, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें यह उम्मीद है कि उनके जीते जी राम मंदिर बन जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहन भागवत कहां इशारा कर रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के राज्यसभा में जमकर के हंगामा हुआ और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। यहां तक के गुलाम नबी आजाद, उन्होंने साफ कहा कि वीके सिंह को मंत्री पद से तो हटाया ही जाए और संसद की सदस्यता भी उनकी खत्म की जाए। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सत्र भी कहां जाता दिखाई दे रहा है। 7 दिन बीत गए, अब तक क्या मिला है। हम अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा दें, उनका इंट्रोडक्शन करा दें। हमारे साथ हैं पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्परंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा राकेश पांडे, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश पांडे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनुज आत्रे, जो कांग्रेस के नेता हैं, अनुज आत्रे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तो हम सीधे रुख करते हैं, पुष्परंजन के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वही नजीर देखने को मिल रही है इस बार भी जो मानसून सत्र में देखने को मिला, या कुछ हट करके है। पुष्परंजन, क्या उम्मीद की जा सकती है जो अभी वर्तमान सत्र चल रहा है उसको लेकर के, जिस तरह से हंगामा हो रहा है? ठीक है, मुद्दे पर आएंगे फिर। जिस बात को लेकर के हंगामा हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा हो या वीके सिंह का बयान हो, देखिए उससे तुलना पिछले मानसून सत्र से इसलिए नहीं की जा सकती कि जी उस लेवल पे नहीं हो रहा हंगामा, मतलब कि बहस हो रही है, बाइकआउट हो रहा है जी लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले मानसून सत्र में हुआ था और जिससे देश को इतना बड़ा नुकसान हुआ था जी वैसा नहीं है। लेकिन एक उस पिछले सत्र में एक संदेश तो सरकार ने भी दे दिया था कि हंगामा करने से हम किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं ले लेंगे। ये तभी तय हो गया था कि हमारी खाल कितनी मोटी है। इसलिए बीके सिंह पर जो इस बार हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो वो हंगामे का कोई फायदा नहीं है, खामखा टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद होगा। और मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि सतीश मिश्रा जो इन्होंने इस मामले को उठाया जी, इस मुद्दे को जब इन्होंने बयान दिया था वीके सिंह ने 3 महीना पहले, तब क्या कर रहे थे ये लोग बीएसपी वाले? उस समय यूपी में क्यों नहीं वो लोग चाहते तो जहां उनका बेस है, या देशव्यापी भी कर सकते थे हंगामा। संसद को ही क्यों चुन के रखते हैं वो लोग इस समय, जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे बिल लंबित हैं, तमाम चीजें हैं जी। और पता है उस समय कोर्ट में ने भी आदेश दिया था कि केस किया जाएगा, इस तरह का बयान है तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया था जी। और कई लेयर पे कोशिश हुई थी कि मंत्री जी के खिलाफ केस दायर किया जाए। लेकिन ये सब अगर नहीं हुआ तो वो चीजें सड़कों पे भी आंदोलन के रूप में, या बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आदमी उसकी आवाज को बुलंद कर सकता था। लेकिन आपने संसद का समय चुना, ठीक है वहां भी आवाज उठनी चाहिए लेकिन उस लेवल तक ही उठनी चाहिए कि जिसका मतलब कि ध्यान हो। लेकिन पता है कि सरकार बीके सिंह को अगर हटाना होता है, कोई कार्रवाई की जानी चाहिए थी तो और भी उन्होंने बड़े बड़े बयान उस तरह के बोले थे। जब यमन गए थे तब भी उन्होंने प्रेस्टिट्यूट कहा था, या उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब तारीफ भी खूब हुई थी, प्रधानमंत्री तारीफ की थी ऐसे बयान पे भी पता नहीं तारीफ होती है, प्रमोशन होता है, क्या होता है। लेकिन कई ऐसे मौके आए जब बीके सिंह ने सरकार को फंसाया उल्टा, मतलब सरकार की रास्ता ढूंढने लगी थी और कई बार सरकार को भी कहना पड़ा प्रवक्ताओं को कि ये उनकी निजी राय है। तो इसलिए, और दूसरा ये कि बड़ा अजीब सा है, अभी भी टॉलरेंस का जो हिसाब है वो दिखता है कि कल चेन्नई में इतनी बड़ी बात हो रही है और कल संसद में भी राजनाथ सिंह बयान दे रहे थे कि चेन्नई में कितने लोग मारे गए हैं, 269 लोग, 269 का आंकड़ा पेश किया उन्होंने, वो भी बता रहे थे और तमाम ब्यौरा भी दे रहे थे। लेकिन साथ साथ उसी वक्त मोहन भागवत कलकत्ता में बयान दे रहे थे कि राम मंदिर तो हम बनाएंगे ही। तो कितना कोई प्रधानमंत्री उस समय चेन्नई में जयललिता के साथ शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि हम क्या केंद्र से सहयोग जाना है जी। तो सरकार को जो लोग चला रहे हैं या सरकार को जो लोग बाहर से समर्थन दे रहे हैं जी, वो कितने अलग अलग ध्रुवों में बटे हुए हैं। कोई दलितों को गाली दे रहा है, कोई मंदिर बनाने की बात कर रहा है, और यही सब वजह है जिसकी वजह से हंगामा भी हो रहा है शायद। लेकिन हंगामा अगर ना हो, सुचारू रूप से चले तो ज्यादा बेहतर है। राकेश पांडे, क्या जिस तरह से हंगामा हो रहा है राज्यसभा की अगर बात की जाए, हालांकि लोकसभा में भी हंगामा हुआ है, वीके सिंह को लेकर लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से डायरेक्ट पूछा था कि इन पे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। उस दिन बड़ा हंगामा हुआ था, प्रधानमंत्री निकल गए थे सदन से झिंझला करके। क्या ये विरोध के लिए सिर्फ विरोध किया जा रहा है या वाकई ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही ही स्थगित हो जाए? मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने, भाजपा ने और कांग्रेस ने, दोनों ने एक दूसरे से सीख लिया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी ये करती थी, आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस ये कर रही है। और जो मतलब दोनों की भूमिकाएं जो हैं बदल गई हैं। उसमें बीजेपी इस तरह से, अगर आपको याद हो तो पूरा विरोध किया करती थी, संसद ठप हुआ करती थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे लोकतंत्र का, संसद की जो कार्यवाही है इसमें बार बार इस तरह का एक मतलब अगर इसको ऐसे समझने की कोशिश की जाए, थोड़ा सा कड़वी बोली जाए, संवैधानिक परंपरा तो नहीं कह सकते, लोकतांत्रिक परंपरा बना दिया है इन लोगों ने कि पहले बीजेपी ये किया करती थी, अब कांग्रेस ये कर रही है। दोनों को एक दूसरे को याद दिला रहे हैं। लेकिन मूल बात जो अभी थी कि वीके सिंह की, वीके सिंह साहब इस देश के सेनाध्यक्ष थे और उन लोगों के मातहत थे
जो लोग आज इनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए। जी। और वो भले मंत्री बन गए, लेकिन वही वीके सिंह जब उनका आयु का मुद्दा फंसा था, वो उम्र का, जी, तो उम्र उनके का पास फंसा। किस प्रकार उन्हीं लोगों के जाकर सामने अपने उस मुद्दे को सुलझाने के लिए खड़े हुआ करते थे। जी लेकिन एक चूंकि वो अफसरशाह रहे और वो उनको वो नेता वाली शायद उनको बयानबाजी आती नहीं है, उन्होंने 2-3 ऐसे बयान दे दिए जो असहिष्णुता का मुद्दा है। वो शुरुआत हुई थी, मैंने उस दिन भी आपसे बताया कि विश्व हिंदी सम्मेलन से। वहां पर ये लेखकों को जो सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए वीके सिंह ने कहा कि लेखक दारू पीते हैं इसलिए नहीं बुलाया विश्व हिंदी सम्मेलन में, चूंकि उसके ये प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थे ये। तो मुद्दा तो लेखकों का जो ये कलमकारों की असहिष्णुता की बात उठी वहां शुरू हुई, और वो उसके जनक जो है वीके सिंह थे। उसके बाद जो कुत्ते वाला शब्द प्रयोग किया इन्होंने, तो मुझे लगता है कि ये जैसे बोलते हैं और तो सरकार भले इनका बचाव करे, लेकिन ये जैसे अभी आपने बताया कि वो जो मीडिया को प्रस्तुत इन्होंने वो बयान दे दिया था, तो लेकिन एक बहुत शर्मनाक बात है कि एक नेता जो कि विदेश राज्य मंत्री है और वो जिसके बयान का बड़ा महत्व है, भले अच्छा काम के लिए सरकार मोदी की तारीफ करे, लेकिन उन मोदी जी की स्थिति को कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बड़े एकदम शर्मनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। मुझे लगता है कि कुछ मंत्री, केवल वीके सिंह नहीं, बहुत सारे लोग इस सरकार को इस तरह बोल बोल के असहज कर रहे हैं, और यह सरकार को भी वो तो हटाएंगे नहीं, क्योंकि हटाने से उनका पॉइंट कमजोर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर ये ऐसे मंत्रियों पे लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि समाज बिखर रहा है। इससे लेखकों पे जो असहिष्णुतावाद का जो इतना बड़ा मुद्दा बन गया, उसके जनक वीके सिंह। लेकिन पुष्परंजन ने जो ये बात कही कि इस मुद्दे को बाहर भी उठाया जा सकता था, अब बाहर देखिए उठेगा, जैसे सतीश मिश्र जी ने कहा, संसद की कार्यवाही को स्थगित करवाना, बाधित करवाना, ये कहां तक देखिए मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या कहा आपसे कि जब सीखा किससे है ना, विपक्ष की भूमिका तो इन्हीं बीजेपी से सीखी इन लोगों ने ना। तो ये पहले बीजेपी ये क्या करती थी, तो मुझे लगता है कि आज जिसको कहते हैं कि आप करने दीजिए, कल उस भूमिका में वो थे। तो इसलिए लेकिन अच्छी बात, संसद चलनी चाहिए, टैक्स पेयर्स का पैसा सब कुछ है, लेकिन जिस प्रकार का बीजेपी ने भी सत्ता पक्ष से सीख लिया ना, इस वही मैं कह रहा हूं, मैंने पहले ही UPA1 कह दिया कि दोनों ने एक दूसरे की भूमिका को ग्रहण कर लिया है, और इसलिए दोनों अपने हटने के लिए तैयार नहीं है, और संसद मुझे लगता है कि यूं चलेगी। जी बिल्कुल। रामानुज, क्या जरूरी है कि इस तरह से हंगामा हो और हंगामा करके कार्यवाही फिर से स्थगित हो और पूरा सत्र यूं ही निकल जाए, और कोई बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे बिल्स हैं, उस पर कोई चर्चा ना हो, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाए? क्या जरूरत है? क्यों आखिर विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है? बाहर भी, जैसा कि पुष्परंजन ने कहा कि बाहर भी आप विरोध जता सकते हैं, बाहर भी आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई स्थगित होना या कार्रवाई को बाधित करना, ये सीधे सीधे जनता का नुकसान है। देखिए, हमारी ये शैली कभी नहीं रही है। इससे पहले भी कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अदा करती रही है, पर ऐसा कभी नहीं हम लोगों को करना किया। पर ये सरकार ने मजबूर कर दिया है इस प्रकार के कदम उठाने के लिए, जैसा कि अगर ये में किया था विपक्ष ने, बीजेपी जब विपक्ष में थी। नहीं, बीजेपी मतलब वहीं से मजबूरी की शुरुआत है ना, वहां आप देखने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, इसलिए हम ये ऐसा ऐसे को करेंगे। जैसे को तैसे वाला की वजह से नहीं हो रहा है, पर क्योंकि अब इस समय विपक्ष की भूमिका में है। पहले सरकार सुना करती थी, अटल जी की सरकार थी जिस समय, एनडीए की सरकार पहले भी थी, अटल जी विपक्ष को पूरा मान सम्मान देते थे, उनकी बात को पूरा ध्यान से सुनते थे, उनकी बात को गौर करते थे। ये सरकार बिल्कुल असहज हो गई है, बिल्कुल असहिष्णु हो गई है सरकार, सुनने को तैयार नहीं है। तो विपक्ष के पास क्या चारा बचता है, आप बताइए? अगर हमारे सांसद पार्लियामेंट में चुन के जा रहे हैं, वो केवल मूक दर्शक बनकर बैठे रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो विपक्ष की भूमिका हमको निभानी पड़ेगी, प्यार से सुने, मान सम्मान दे, तो कभी ऐसा ना हो। 22 अक्टूबर को वीके सिंह ने कहा, कोई ऐसा आंदोलन आपने कोई खड़ा किया हो सड़क पे तो जरा बताएं। आप सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आवाज बुलंद करने लगे आप। नहीं, एक तो ये आज जो मुद्दा उठाया है, ये बीएसपी की तरफ से उठाया गया है। नहीं, आप उसके साथ हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा है, बिल्कुल साथ, जो आपके सदन में नेता हैं वहां, नहीं हमारा राज्यसभा में, उन्होंने कहा। पर आपको मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये मुद्दा हमने नहीं उठाया, ठीक है, की तरफ से उठाया गया, ठीक है। पर अगर उन्होंने बिल्कुल वाजिब मुद्दा उठाया है, और अगर सदन में उठाया है मुद्दा, कोई बात उठेगी तो हमने उनका समर्थन किए और बिल्कुल करेंगे समर्थन, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल गलत बात बोली है, और सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से कोई इस तरह की कोई माफी नहीं मांगी गई, कोई खेद नहीं जताया गया। और कैसे ये लोग इतनी बड़ी बात बोल जाते हैं, कितनी दुख भरी बात है। एक मंत्री सरकार का चेहरा होते हैं, मंत्री से सरकार का चेहरा दिखता है। मंत्री कोई अगर कुछ बोलता है, आप मंत्री पद पे रहते हुए अगर कोई चीज बयान दे रहे हैं, तो आप निजी राय कह करके उससे पलड़ा नहीं झाड़ सकती है सरकार या पार्टी।
मंत्री कहीं ना कहीं तो एक क्या जिम्मेदार आप- आदमी को बनाया जाता क्या- है। तो क्या- तो अगर कोई एक मंत्री बात बोल रहा है तो उससे पूरी सरकार का चेहरा तो झलकता है। आपकी मांग फिर जो पिछला जो सत्र चला था मॉनसून सत्र के सुषमा स्वराज इस्तीफा दें, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें या वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें तभी हम सदन की कार्यवाही चलने देंगे, क्या वीके सिंह के मामले में भी यही बात रहेगी या फिर कुछ निकलेगा रास्ता? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में तय करेगा, पर विरोध बिल्कुल जताते रहेंगे। और इसको जब तक उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से या वीके सिंह की तरफ से कोई इस तरह का कुछ नहीं आता है तो ये एक निंदनीय बयान है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और उसको सदन में पुरजोर तरीके से हमारी पार्टी और कोई भी पार्टी अगर विपक्षी पार्टी उठाएगी तो प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारा दायित्व बनता है और हम उसको पूरा उठाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं किस तरह से उठाते हैं। अभी तो 23 दिसंबर तक चलना है कार्रवाई। जी पुष्परंजन, अचानक से फिर राम मंदिर की याद आने लगी, क्या 2017 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश ये बड़ी वजह? पश्चिम बंगाल में 2016 में भी चुनाव होने हैं, बिहार में चुनाव हो रहे थे तो आरक्षण का मुद्दा उठा दिया था संघ प्रमुख ने, हालांकि उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा वो सामने ही है। क्या माना जाए? देखिए 2016 में चेन्नई तमिलनाडु में भी चुनाव होना है जी, और चेन्नई में जो कुछ हुआ जी या चेन्नई के आसपास जो कुछ जी, भी जी, हुआ है, तमिलनाडु की बात करने तो उसकी चिंता लगता है मोहन भागवत जी को नहीं है उतनी। 3-4 महीने पहले उसकी चिंता अवश्य थी जब उन्होंने कहा था कि वहां पर हमें घर वापसी का मुद्दा उठाना है और माहौल को ठीक रखना है। जो लोग भटक गए थे, जो लोग दूसरे धर्म में चले गए थे, स्वीकार कर लिया था, उनको घर वापस करना है। दिसंबर की बात है, दिसंबर पिछले साल की, जब भाजपा के अध्यक्ष ने ये बयान दिया था कि हमें 16 लाख कैडर, नए कैडर भाजपा के तमिलनाडु में तैयार करने हैं और हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी 2016 के चुनाव में भाजपा सरकार हम बनाएंगे। ये सब लक्ष्य था। इसीलिए जब इन लक्ष्यों की बात करते हैं, जब इन लक्ष्यों की याद आती है उन बयानों की, तब लगता है कि शायद चेन्नई में जो इस समय जो प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ की घोषणा की है, 940 करोड़ भी पहले, 940 करोड़ पहले दी गई थी, लेकिन इस बार जो घोषणा की गई है, क्या उसके पीछे भी चुनाव की राजनीति कहीं है? पहली बात। दूसरा ये कि आपको इतना देर, जब इतनी संख्या में, जब 269 की संख्या में लोग मारे गए, उस समय आपको वहां जाना, आप प्रधानमंत्री का पुष्पक विमान दिल्ली से चलता है वहां के लिए, आपको ये ध्यान नहीं होता है कि जब ये पेरिस गए थे या जब ये पेरिस की घटना जब हुई थी 13/11, उस समय तमिलनाडु में 150 से ज्यादा लोग मर चुके थे बाढ़ की विभीषिका में। उस समय ध्यान नहीं था इनका कि भाई इतने सारे लोग कैजुअलिटी हुई है, जबकि 130 लोग वहां पेरिस में मारे गए थे, उससे कहीं ज्यादा बाढ़ से चेन्नई में लोग मारे गए थे। तब प्रधानमंत्री को ये चिंता नहीं थी। हम सबों को याद होगा जब कश्मीर में 160 लोग मर गए बाढ़ में, तब प्रधानमंत्री का यहाँ से जो पुष्पक विमान चलता है दिल्ली से। तो ये कौन सा, ये क्या ऐसा आंकड़ा एक तय सेट हो गया है कि 150 तक लोग मर जाएं या 100 से ज्यादा लोग मरे, तब प्रधानमंत्री जी का मुआयना हो किसी भी इलाके में, विभीषिका आपदा वाले इलाके में। तो ये तमाम चीजें थी जिस पर संसद में बहस की जानी चाहिए। कल राजनाथ सिंह जिस तरह से बता रहे थे, बयान दे रहे थे, राजनाथ सिंह को एक और बात चूक गया बताना, या शायद उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हो। कलपक्कम जो चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर न्यूक्लियर एटमी बिजली घर है, वो सुरक्षित है नहीं है, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार कहाँ तक कदम उठा चुकी है या हुआ है? क्योंकि फुकुशिमा में जब हुआ था तो वहां बाढ़ से ही बहुत ज्यादा न्यूक्लियर संयंत्र जो 2-3 थे वो डैमेज हुए थे। तो ये हमारी चिंता का विषय है, सरकार की चिंता का विषय होना चाहिए कि तटीय क्षेत्र में जहां पर न्यूक्लियर एटमी बिजली घर लगे हैं या न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं, उस पे सदन को भी उनको अवगत कराना चाहिए था कि क्या हो रहा है, इतना सेंसिटिव मामला है। जी, तो तमाम चीजें हैं जिस पर, जी जाहिर सी बात है तमाम चीजें हैं और उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कौन कौन से मुद्दे बीच में चले आते हैं। जी, मंदिर ज्यादा। अब तो मुकेश वाजपेयी आ गए हैं, अपने दर्शकों को ये बता दें, मुकेश वाजपेयी जो बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है मुकेश वाजपेयी। सीधे मुकेश वाजपेयी की तरफ चला जाए, उन्हीं से जवाब लिया जाए, इंतजार भी था इनका। मुकेश वाजपेयी, ये सब जो हो रहा है, एक तरफ चेन्नई की जो आपदा है जिसके बारे में अभी पुष्परंजन बोल रहे थे और पूरे देश की निगाह है, दूसरी तरफ संघ प्रमुख का अचानक से ये राग अलापना की मंदिर बनेगा और हमारे जीते जी बनेगा। दूसरी बार कहा। हाँ जी, ये दोनों
तो एक तरफ अगर संघ प्रमुख को बहुत ज्यादा चिंता है तो सबसे पहले पुष्परंजन भी यही बात कह रहे थे कि अगर यही था तो चेन्नई में जो आपदा आई है, या तमिलनाडु की बात कर लें, आंध्र प्रदेश का भी कुछ इलाका है, पुडुचेरी का भी इलाका है जहां आपदा आई है, उस पर ध्यान देना चाहिए था। फिलहाल ये सब अचानक से ये सब मुद्दा उठाना, क्या वाकई विधानसभा चुनाव तो नजर में नहीं है? देखिए फैज साहब, मैं आपको बताऊं जी, जो बड़ा एक तकलीफ देता है, आधी सच्चाई जो होती है ना, ये काफी दुखदाई हाँ, होती तो है। पूरी सच्चाई आप ही से हाँ, तो आधी जानेंगे, इसीलिए तो सच्चाई पूछा है। लोगों तक पहुंचना जी, पूरी वो सच्चाई कंफ्यूज बताएंगे क्रिएट आप। कर देती है। जी। देखिए मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ कि ये कलकत्ता में बयान दिया गया, इसकी बैकग्राउंड क्या थी? बैकग्राउंड ये थी कि वहां पे जो जब ये 6 दिसंबर को ये घटनाक्रम हुआ था अयोध्या में, तो वहां पे 2 गोली से शहीद हुए थे। उनके ये कौन लोग थे जो शहीद हो गए थे वहां? वहीं के कुछ कार्यकर्ता तो थे अयोध्या में कलकत्ता कैसे के। शहीद हो गई है? कलकत्ता में जो पुलिस फायरिंग में जो अयोध्या मारे में गए थे, चलिए मैं उसको अच्छा। मारे गए थे। हमें लगा कि पहले तो नहीं, फौज हमारे शहीद होते थे, मारे अयोध्या में मारे जाके गए लोग थे। शहीद होने लगे। आपको आपत्ति होगी? नहीं, मुझे मारे आपत्ति गए थे। नहीं है, मारे लोग गए जाने थे। लगेंगे ना वहां शहीद होने के लिए। मारे गए थे। उनकी एक सभा थी, श्रद्धांजलि सभा। तो जब जिस घटनाक्रम में ये मारे गए थे, उसके उस दौरान जो घटनाक्रम चल रहा था, तो विषय वही था कि जब मारे गए, गोली लगी, आज के हालात क्या हैं और उस समय के हालात क्या थे, क्या ये बनेगा राम मंदिर या नहीं बनेगा। इसमें अब दूसरा विषय मैं जोड़ता हूं कि देखिए, ये हर एक हिंदू का एक आस्था का विषय है और ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मैटर। इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं हो सकती कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे मंदिर ही था और मंदिर बनना चाहिए, तो किसी को ऐतराज होना चाहिए। जहां तक भागवत जी की बात है, जी, जहां तक यहीं पे रोकेंगे, जरा संजीव निगम के बारे में बता दें। जी, नहीं, आप ही के पास आएंगे, दर्शकों को बता दें, संजीव निगम हमारे साथ जुड़ गए। क्लियर नहीं हो पाएगी। हाँ जी, तो चलिए, संजीव निगम भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। जी, स्वागत है संजीव निगम जी, बोलिए आप, बोलिए मुकेश वाजपेयी, बोलिए। देखिए, ये उस बैकग्राउंड ये थी कि इस बारे में बोलना पड़ा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया था, उसके 10 दिन बाद मोहन भागवत जी से किसी ने पूछा था कि अब क्योंकि फैसला आ गया है जिसमें कि मंदिर को माना गया है कि वहां पे मंदिर भी था या मंदिर ही था, ठीक है, तो अब आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, फैसला आया है, फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कानून को बिना हाथ में लिए, कानून की बिना अवहेलना करे। अगर मंदिर का निर्माण होगा तो आरएसएस उसमें बिल्कुल पूरी तरह से साथ देगा। उन्होंने तो कहा कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं। नहीं, देखिए, ये भी कहा है सुनिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात, भारत के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान के साथ कानून सर्वोपरि है, तो ये मान के चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये केस है, उसका जो भी फैसला आएगा, चाहे वो किसी के पक्ष में भी आए, भागवत जो भी बोले, लेकिन जहां तक आस्था की बात है, तो ये हिंदुओं का एक आस्था का विषय है और हमारा एज ए हिंदू हमारा एक संकल्प है। देखिए, 2 चीजें हैं, 2 विषय अलग अलग है। एक विषय तो कानून का है, जो कानून के जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दूसरा, जब भी कहीं पे भी कोई कानून की मुकदमा चलता है या कुछ भी चलता है, 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष अपनी जीत का दावा करते हैं और दोनों को यह विश्वास होता है कि हम जीत रहे हैं, हमारे पक्ष में फैसला आने वाला है। इसी तरह से मोहन भागवत जी ये बात को मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा और जब हमारे पक्ष में आएगा तो वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण होगा। एक और मैं बात बता दूं कि मंदिर आज भी वहां पे है, वहां पे पूजा भी होती है, लेकिन वो शामियाने के अंदर होती है। मंदिर बना हुआ सिर्फ उसको भव्यता देने की बात है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उस मंदिर को विराट और भव्य रूप वहां पे बनाने का संकल्प ये हमारा है। मतलब मोहन भागवत जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप कोई कानून लाएंगे, आप चूंकि मेजोरिटी में हैं लोकसभा में, तो क्या आप वाकई कानून लाएंगे या बस? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम नहीं, ये स्पष्ट, बिल्कुल प्रधानमंत्री, आप सर कैसी बात कर रहे हैं कि इसमें कानून लाने की तो तब जरूरत होती है ना जब कहीं पे दिक्कत होती है। जब हाईकोर्ट ने मान लिया है, एएसआई की सारी रिपोर्ट है, वहां पे जितने भी तथ्य दिए गए उसमें सारी बातों में ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे मंदिर था, तो उसके बाद कानून लाने की जरूरत क्या है? हाँ, जनरल वीके सिंह ने जो दलित के मुद्दे पर जो कह दिया, जिसको लेकर के राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ, लोकसभा में भी ये आवाज बुलंद हुई थी, उसके बारे में क्या कहना है? वीके सिंह पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अगर देखिए, अब अगर आप इसको
इस तरह से कह लें कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि भाई अगर एक चींटी भी मर जाए तो वो गलत है। अब आप इसको चींटी को कहीं और जोड़ दें तो फिर ये तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आदमी कहना ही बंद कर देगा, सोचना ही बंद कर देगा, कैमरे के साथ बोलने से पहले 10 बार ही सोचेगा। अगर इस तरह की जी एक मिनट, मैं जरा उनका स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं। आपको दो चीजें हमेशा जी ध्यान में मुकेश रखनी वाजपेयी, मैं जरा स्टेटमेंट पढ़ के सुना। अनुजात्रे एक मिनट, मैं उनका स्टेटमेंट कंप्लीट कर लो फिर। हाँ जी जी देखिए, बिल्कुल। जब भी आप किसी का, अगर आप किसी के शब्दों को लेते हैं या पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा किस संदर्भ में लिए गए और मैं संदर्भ ही बता रहा हूं, उन्हीं का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं। इस प्रकार ये के उन्हीं शब्द किसी भी एक संदर्भ में उन्हीं- बर्दाश्त जी नहीं जी किए जाएंगे। अनुजात्रे आप एक बच्चे को कुत्ते से तुलना कर रहे हैं, आप मंत्री की हैसियत पे बैठे हैं, मंत्री पद पे बैठे हैं। बच्चे की तुलना नहीं करी है। आप उन्होंने कहा कि एक अगर जानवर, मतलब कुत्ते को तो बिल्कुल तुच्छ माना गया है कि बिल्कुल तुच्छ, अगर उसकी भी कोई वो होती है तो वो भी गलत है। देखिए आप गलत ले जाते हैं ना। उनका बयान ढंग से सुना नहीं है अनुज जी, दिक्कत यही है कि आप जिस संदर्भ में बात कही गई, मैं उनके उस बयान को पढ़ के सुना देता हूं, फिर आप लोग सुनाइए संदर्भ जरा, इनकी समझाएंगे। गलतफहमी ये एक समझिए। पारिवारिक मामला था। हर मुद्दे पर केंद्र को कोसना बंद करें। कोई कुत्ते को पत्थर मार दे, उसमें केंद्र सरकार क्या कर सकती है? एक दलित के बच्चे की मौत के संदर्भ में जब सवाल किया जाता है तो मिसाल कुत्ते के बच्चे की मौत का दिया जाता है। ये जरा समझाएं क्यों? आपने पढ़ा, आपके दर्शकों ने सारा समझ लिया होगा। ये उन्हीं का बयान है। नहीं बयान तो उनका, मैं तो हालांकि उन्होंने कहा है कि हमारे उस जब बयान आप को पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो बयान तो उनका है, लेकिन संदर्भ देखिए, इनसे पूछिए, आप समर्थन कर रहे हैं उनके बयान का? देखिए आप उनके बयान से खुश हैं? आप पहले इस बात का बताइए। आप भी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती है उन्होंने ठीक बोला है? समझिए तो सही, आप बताइए, सरकार मानती है उन्होंने ठीक बोला है? आप सुनिए तो सही अनुज जी, मैं बिल्कुल पहले इस बात को बोलिए आप। सर मैं बिल्कुल मान रहा हूं, अगर हमारे मंत्री जी ने बयान दिया वो, लेकिन उसका संदर्भ भी समझिए आप। उन्होंने संदर्भ बता, और ये प्रूव हो गई ये बात कि ये जो लड़ाई थी फरीदाबाद वाली, ये फरीदाबाद की जो लड़ाई थी, इसमें करीब 15 बार FIR हुई है एक दूसरे के खिलाफ। मामला लड़ाई का नहीं, ये सब जो 2 बच्चों की मौत हुई है इसका मामला है। ठीक है, लड़ाई थी, अपनी जगह थी, लड़ाई थी, और उसमें एक दूसरे के खिलाफ 15 बारी वो हुई है। चलिए। लेकिन आप अगर किसी मेरा, मैं दूसरा एग्जांपल दूं, अगर मेरे जल्दी से, गिलास चूंकि में ब्रेक पे जाना है संजीव जी ने किसी ने पत्थर मार दिया और इसके दोस्त में फिर दे दूं मोदी जी को, तो ये उदाहरण चलिए। इसी तरह का है। चलिए, कुछ हद तक समझ में आई बात जो आप समझाना चाह रहे थे। संजीव निगम आपके पास आएंगे, चूंकि वक्त ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटते हैं तो इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, बहुत सारी उम्मीदें इससे लगी हुई हैं, लेकिन अफसोस जो नजारा देखने को मिल रहा है लोकसभा में और राज्यसभा में, अगर विशेष रूप से बात की जाए तो वो शायद उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है। क्योंकि उम्मीद जो लगा करके बैठे हुए थे लोग, वो उम्मीद वहां पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। हंगामा हो रहा है, कार्यवाही स्थगित हो जा रही है। एक बार फिर आज हंगामा हुआ और वीके सिंह के बयान को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने, खास करके बीएसपी और कांग्रेस ने हंगामा किया और वीके सिंह को बर्खास्त करने की मांग करी। गुलाम नबी आजाद ने तो यहां तक कह दिया कि वीके सिंह को संसद की सदस्यता से भी हटा दिया जाए, जिस तरह का बयान वीके सिंह ने दिया। वीके सिंह ने इसके जवाब में कहा है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है, उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही है। दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर का जो मुद्दा उठाया है उसको लेकर के भी हंगामा हुआ और कहा कि आखिर जब चुनाव नजदीक आता है, खास करके यूपी में, तब राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठता है। ये तमाम मुद्दे खूब उठे, लेकिन विडंबना यह है कि हम जब चर्चा कर रहे थे तो पुष्परंजन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि तमिलनाडु में इतनी बड़ी आपदा है, चेन्नई में इतनी बड़ी आपदा है। खुद राजनाथ सिंह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने पूरा बयान दिया, वक्तव्य दिया, लेकिन उस तरफ ज्यादा ध्यान लोग नहीं दे रहे हैं। वहां अब तक 300 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका आंकड़ा पेश किया गया है 269 का, खुद गृह मंत्री ने आंकड़ा पेश किया है। पता नहीं कितने लोग और मरे होंगे, जिसके बारे में पता नहीं कितने लोग जख्मी और लापता होंगे, कितने घर वीरान हो गए, बर्बाद हो गए, उस तरफ ध्यान नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जीएसटी बिल है, उसके अलावा रियल एस्टेट बिल है, बहुत सारे बिल्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। यही हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की अब जाकर के अगर ये कहा जाए विडंबना है तो गलत नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये बात मैंने कह दिया। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं और उसी पे हम चर्चा कर रहे थे। हमने बारी बारी से सबसे सवाल किया। संजीव निगम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल तो उनसे भी बहुत सारे थे, लेकिन लग गया। सीधे संजीव निगम के पास चलते हैं और पूछते हैं कि संजीव निगम, ये जो कुछ हो रहा है, खास करके सत्र जो चल रहा है उसमें आपसे पहले भी मैंने सवाल किया था तो आपने हमेशा एक ही बात कही कि हमारे पास तो सिर्फ 4 सांसद हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो हंगामा हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। संसद का सत्र सुचारू रूप से चलना चाहिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे काम होना चाहिए, जनता का पैसा बर्बाद होता है। संजीव निगम, तो सवाल ये है, इसमें जो है इनकी जो केंद्र सरकार है उनको बोलना चाहिए। जो मोहन भागवत जी ने बात कही है वो इससे पहले भी याद होगा आपको, बिहार चुनावों के पहले भी आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने बोला था। सब आप वो बात कह देते हैं और सरकार उसको जो है कुछ कहती नहीं है, वो उनका मुद्दा अलग है। तो जब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं तो उनको कम से कम बोलना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। और मोहन भागवत जी भी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। मुकेश वाजपेयी ने तो स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट क्या कर दिया, वो कहते रहे लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं, जो संविधान के मुताबिक काम होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसी हिसाब से काम होगा। झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हैं आप, ये बताइए। उन्होंने कहा है कि मंदिर बनेगा, अरे फिर आप उनको ये कह सकते थे ना कि अदालत में विचाराधीन है, अदालत से जैसा भी निर्णय आएगा उसके मुताबिक हम करेंगे। आप उनको वहां आश्वासन दे रहे हो कि मंदिर बनेगा, अरे कब बनेगा? आपने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपनों को नहीं छोड़ा। लड़ाई होती है तो हर पक्ष नहीं, जीत के दावेदारी करता है। ये तो आपकी गलत बात है। तो आप ये कह सकते थे ना कि वहां से जो भी निर्णय आएगा आप पहले से मान बैठे, अगर मान बैठे हैं तो वहां पर क्यों आप झूठी तसल्ली दे रहे हो? ये तो इनके जो है चरित्र में, सबको अंधेरे में जो है रखना, अपनों को ही अंधेरे में रखना। मानता है कि मैं हार गया हूं क्या? जब तक फैसला नहीं आ जाएगा कोई मान लेगा मैं हार गया हूं। अरे तो आप यही कह देते ना वहां पर, यही तो बोला बात आप कहते थे, हम जीत रहे हैं, यही तो बोला है कि हम हमारा बनेगा। अरे सर, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिवाय जनता को जो है धोखे में रख रहे हैं। इतने बरस हो गए, आप 1992 से लेकर के अभी तक आपको ना करना है। अगर आपको वाकई कुछ करना होता, आपने एक बार बात नहीं की मंदिर के बारे में। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर आप इंतजार ना करें सुप्रीम कोर्ट का, बनाने की नियत होती तो आप वास्तव में कुछ प्रयास करते। आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश 18 महीने में आपने क्या प्रयास किया बताइए? कुछ प्रयास किया मंदिर के जब फैसला उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, कोर्ट को करना है, पहले आप भारत की सब बजाना शुरू कर दिया है। संजीव जी, आप चाहते क्या? जरा स्पष्ट तो आप चाहता हूं कि आप बताओ, आप मंदिर बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते? क्या चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का इंतजार ना करें और मंदिर के लिए तैयारी शुरू कर दें? बोले ना, आप यही बात कहना, जो निर्णय आएगा हम उस निर्णय पर जो है हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन संजीव निगम, ये इस मुद्दे पर संसद की कार्यवाही क्यों स्थगित हो, हंगामा क्यों हो, जैसा कि राज्यसभा में हुआ? वीके सिंह का भी मामला आया, 22 अक्टूबर को बोला था वीके सिंह ने, अब जाके संसद में हंगामा हो रहा है। फैजी साहब, इससे पहले याद होगा, पहले के सत्र में जो है सुषमा जी और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान, जब उनके खिलाफ कुछ नहीं किया तो इनके खिलाफ ये क्या करेंगे?
अरे ये करने ही नहीं चाहते, ये अपने जो है सर्किल में इस तरीके का उनको पहले देते हैं ग्रीन सिग्नल कि आप बोलिए, बात करिए, फिर उनको आप बचाते हैं। तो सवाल ये, अगर आपको जो है ग्रीन सिग्नल देना है एक तरफ से, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेकार के मुद्दों की आप वो उसको बहाना चाहिए किस तरह इन विधेयकों को रोका जाए। कैसे संसद की आपने देखा होगा मानसून सत्र में किस तरह कार्रवाई को एक दिन नहीं चलने दिया गया। अब जब हर चीज पे सरकार तैयार है, हर चर्चा पे तैयार है, किसी भी विषय पे चर्चा के लिए तैयार है, उसके बावजूद विपक्ष का ये रुख बताता है साफ तौर पे कि जिद जो है वो करने के लिए दोबारा से तैयार विपक्ष हो रहा है। संजीव जी से छोटा सवाल पूछ सकते हैं? जी जी हाँ बिल्कुल। संजीव जी, बहुत बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी के 4 सांसदों को केजरीवाल जी ने दे दिया आज शाम ही। जब वो दिल्ली विधानसभा को संबोधित कर रहे थे तब कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री की सैलरी 8 से 10 लाख होनी चाहिए, क्योंकि देश को शर्म आती है जब ओबामा जी उनसे पूछते हैं कि आपकी सैलरी सिर्फ 1 लाख क्यों है। तो क्या आपके सांसद जो 4 सांसद हैं इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे, गर्म करेंगे उसको? नहीं, बिल्कुल, अगर बिल्कुल उस तरीके की बात जो है कही जाएगी और वो रखेंगे भी। ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टी की राय है नहीं होगा, नहीं, देखो फिर वही बात आएगी। आपको याद होगा कि जो है दीपावली के अवसर पर दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने बाहर लगा दिया था आपने जो है ऑफिस के बाहर की नो गिफ्ट। तो अब आप ये बतावे, आप बड़े 10-10 लाख रुपए के सूट पहनते हैं तो ये आता कहां से? आप बताइए कहां? या तो आपकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, और तनख्वाह नहीं है तो आप क्या कहीं से गिफ्ट लेते हैं, कहीं से कमीशन लेते हैं, कहां से आता है? तो ये चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। आप बताइए 10 लाख का सूट कहां से आता है? तो अगर आप इतना पहनने का शौक रखते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। आप उस स्तर का पहनिए, जो चाहे वो करिए, इसमें क्या बुराई है? जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। आपने चलिए जी हाँ, कुछ कह रहे थे, जल्दी से कर लें। मुकेश वाजपेयी कुछ जल्दी अगर से, बोलूंगा फिर राकेश तो पांडे मुद्दे से अलग बात हो जाएगी। हाँ चलिए ठीक है, उधर जाना भी नहीं है। चलिए ठीक है, जब सैलरी बढ़ जाएगी तो देखेंगे। बात मजेदार है कि अगर 2 लाख वाला व्यक्ति तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, तो क्या जिन बेचारे मजदूर की 10,000 15,000 तनख्वाह है उनको भ्रष्ट होने का अधिकार है उनको? नहीं, तो ऐसा बयान अभी नहीं आया है। नहीं आया। उसका मतलब यही है कि अगर आपके पास आमदन है तो आपको उधर जाना नहीं है, हमें उधर जाना नहीं, वरना सबकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी फिर। अभी तो सिर्फ दिल्ली विधानसभा, आपको याद होगा फैजी साहब, पेंडिंग है लोकसभा में भी सांसदों की जो है वेतन वृद्धि का, वो पेंडिंग है पिछली बार से, मुझे याद है। हाँ, इस बार बढ़ जाना चाहिए। हाँ, वो भी पेंडिंग है। जी बिल्कुल। 4 आपके सांसद हैं, जरूर पुष्प रंजन ने भी कहा है कि उस बिल के बारे में जरूर चर्चा होनी चाहिए। जी राकेश पांडे, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये कौन सा नजीर पेश किया जा रहा है? क्या, जैसा कि मैंने इससे थोड़ी देर पहले कहा कि एक तरह से लोकतांत्रिक परंपरा ये बनती चली जा रही है कि इस तरह का विरोध होगा, इस तरह का हंगामा होगा, और अब काम भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हालांकि खुशी का इजहार किया है कि काम हो रहा है, लेकिन राज्यसभा में जाकर के मामला फंस जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। दोनों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी भूमिका बदल ली है। पहले बीजेपी ये करती थी, अब वो कांग्रेस कर रही है। जो पहले कांग्रेस करती है वो बीजेपी कर रही है। बात ये है, बार बार एक चीज सुनने को आ रही है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि बहुत सही कहा कि संविधान, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री तो ऐसे संवैधानिक पत्र बैठे हैं, वो कुछ गलत बोल ही नहीं सकते हैं। बात ये है कि जो उनके नीचे के लोग हैं वो क्या उस पार्टी लाइन को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो जो राम मंदिर का मुद्दा है, जिस प्रकार के मुद्दे हैं जिसके के बल पर बीजेपी आगे बढ़ी है, वो बार बार इस प्रकार के बयान देंगे और आप अपेक्षा करेंगे वो बयान नहीं देंगे, तो ये गलत है सोचना। जो भी उनके जितने विंग्स हैं, बीजेपी को एक पार्टी नहीं मात्र उनके बहुत सारे तरह के उनके संस्थाएं हैं, उनके संघ है, उनके साथ बहुत तरह, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के इस तरह के बयान आते रहेंगे। और जो आपने जनरल वीके सिंह की बात कही, मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि जनरल वीके सिंह एक नौकरशाह थे, और उन लोगों के उनके सामने वो नौकरशाह थे जो आज विपक्ष में इनका विरोध कर रहे हैं। और जनरल वीके सिंह उनके सामने जाकर अपने तिथि का जो मुद्दा था तो बैठ कर सफाई देते थे। और आज एक मनस्थिति भी होती है ना कि जिस व्यक्ति ने आपके सामने काम किया हो और आज उनका वो संसद में है। और दूसरी बात, जनरल वीके सिंह ने 3-4 बयान ऐसे लगातार दे दिए, ये जिस बयान में हम चर्चा कर रहे हैं, लेखकों का बयान है, एक वो पत्रकारों को वो जो प्रोसिक्यूट करने का बयान है, तो लगातार वीके सिंह की बार बार वीके सिंह जो है सरकार को संकट में डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि दाएं बाएं से कहीं न कहीं इसको जरूर ठीक बीजेपी भी करने का प्रयास करेगी कि इस प्रकार से बयानों से बचा जाए। जाहिर सी बात है, तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी को देशभक्ति
कि बार बार सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, कोई किसी से ले भी नहीं सकता है, और 125 करोड़ देशवासी सब देशभक्त हैं। अब पता नहीं क्यों इस तरह का बयान आता है। जी इसी जी जी बिल्कुल एक जो मजेदार चीज देखेंगे आप, जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, रामदेव जी, किरण बेदी, वीके सिंह, अरविंद केजरीवाल, इसमें किरण बेदी थोड़ा सा लूजर रही है, हार गई चुनाव। बाकी आप सभी को देख लीजिए, उन रामदेव जी का उनका ब्रिज चमक गया, किरण वीके सिंह मंत्री हो गए, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हो गए। तो बेसिकली रामदेव जी तो कुछ बने नहीं। अरे भाई क्यों नहीं बने, पूरा विधायक कहाँ बने? विधायक 2000 करोड़ के मालिक हो गए वो। अच्छा सेक्रेटरी भी लिए। व्यापार का साम्राज्य, ये जो साम्राज्य बढ़ रहा है, अब उनको ये नहीं समझ में आता है कि अभी पूछा कि वो सफल व्यापारी बनेंगे बहुत बड़े। दो महिला सांसद बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके प्रोडक्ट की। जी जी चलिए ठीक है। हेमा मालिनी जी, अनुज आत्रे, राज्यसभा में सीताराम येचुरी ने एक प्रस्ताव पेश किया, एक लाइन का ये प्रस्ताव है, और ये असहिष्णुता के मुद्दे पर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर ये पेश किया गया है, जिसे सभापति ने स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि इसमें निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, अभी क्लियर नहीं है। अगर इस प्रस्ताव को सभापति ने एक्सेप्ट कर लिया है, इस पर चर्चा होती है, कांग्रेस साथ में होगी या कांग्रेस निष्पक्ष होगी, न्यूट्रल होगी, इस मुद्दे पर सीपीएम के साथ होगी कांग्रेस? देखिए, असहिष्णुता का मुद्दा हमारी पार्टी द्वारा ही उठाया गया है, और अगर इसमें सीपीआईएम की तरफ से भी ये आया है तो हम साथ नहीं देंगे, हम उसका स्वागत करेंगे और पुरजोर तरीके से इसको हम तो उठा ही रहे हैं संसद में, और अगर हमारे को उनका समर्थन मिलता है और वो उठा रहे हैं तो हम बिल्कुल खुल करके इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये तो मुद्दा इस समय इतना गंभीर मसला बना पड़ा है। सरकार बिल्कुल असहिष्णु हुई पड़ी है, किसी भी मसले पर जो है ये सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इनके नेता से लेकर के मंत्री तक ऐसी ऊटपटांग जो है वाक्यों का प्रयोग करते हैं। मैं अभी पीछे कुछ एक इनके ऐसे वाक्यों का आपको कुछ हवाला देना चाहूंगा। हमारे देश के वित्त मंत्री ने भी इस प्रकार की एक छोटी सी दी थी, उनके लिए छोटी सी है पर हम लोगों के लिए बहुत एक दुखदाई और पीड़ाजनक एक बयान है। इनकी तरफ से एक बलात्कार को लेकर के ऐसा आया था, इन्होंने बोला बलात्कार छोटी सी घटना है, जैसे वीके सिंह जी ने बोला। वीके सिंह जी ने पीछे इराक का जब मसला चला था, हमारे भारतीय वहां फंसे थे, उस समय भी इन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया था कि जो है यमन में था मामला, नहीं उससे पहले इराक की मैं बात बोलूं, जब इराक में हमारे अच्छा हाँ नर्स वाला इराक में जब फंसे थे तो उन्होंने बोला सरकार कोई हनुमान जी नहीं है जो अपने साथ उनको उठा करके लेकर के आ जाए। इनकी सरकार, एनडीए की सरकार, बिल्कुल वो अगर पिछली बात इनको याद दिला दिया जाए, आतंकवादी को छोड़ने के लिए तो ये हैं तैयार, अपना प्लेन लेकर के जा सकते हैं पाकिस्तान में। जो हमारे वहां देशवासी फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए हेल्पलेस है, उनके लिए इनको पास बयान दे रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोलते हैं बलात्कार के लिए लड़कियां जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बिहार के समय इन्होंने किस प्रकार के भाषण दिए, जिस प्रकार से उन्हीं बयानों की वजह से बिहार से उड़ गए कि कहीं बीमारू राज्य है। फिर बिहार पता नहीं क्यों सबको बहुत पसंद आता है, बार-बार बिहार चले जाते हैं। देश के एक और बड़े मंत्री नितिन गडकरी जी, उनका पीछे बयान आया कि पेड़ पौधों को पानी नहीं पेशाब पिलवाइए। इस प्रकार के बयान आए दिन कोई ना कोई मंत्री दे रहे थे और कहते हैं कि जी ये इन पे गौर मत। चलिए मुकेश वाजपेयी कुछ मंत्री जवाब सरकार का देना चेहरा होती है, अगर मैं ये बयान दे रहे हैं और उन पे गौर नहीं किया जाएगा, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अनुज जी जवाब ले लीजिए। देखिए अभी आपने देखा होगा पिछले 2 दिन लोकसभा में टॉलरेंस इंटॉलरेंस पे चर्चा हुई। हमारे कांग्रेस के जो वो थे वो नोटिस लेकर आए थे और उस पर सरकार राजी हुई, चर्चा हुई। पूरे 2 दिन अच्छी खासी चर्चा चली, इनकी तरफ से भी राहुल जी बोले और लोग बोले, काफी अच्छी चर्चा चली। लेकिन जब जवाब देने का टाइम आया तो ये वॉकआउट कर गए। इनके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है, इतनी सहनशीलता नहीं है कि जब चर्चा खुद की मांगी है और चर्चा हो रही है और इन्होंने बोल लिया है तो कम से कम मिनिस्टर का जवाब तो ले ले, सरकार का पक्ष तो जान ले। ये वॉकआउट कर गए। अब ये राज्यसभा में भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। अरे हम तो तैयार हैं, आप 2 दिन लोकसभा में चर्चा आप सुन नहीं सके, राज्यसभा में चाहते हैं राज्यसभा में भी कर लीजिए। लेकिन हमारा मेन मानना यह है कि जो चीज आप कह रहे हो हम तैयार है, लेकिन उसके बाद कम से कम राज्यसभा लोकसभा में जो पब्लिक के महत्व के बिल हैं कम से कम उनको पास तो करिए। इन्होंने कहा, इनके राहुल जी ने बोला कि 3 हमारे संशोधन अगर मान लिए जाएंगे हम जीएसटी पे तैयार हो जाएंगे। 3 में से 2 मोटे मोटे तौर पे दोनों में आपस में विचार होके मोटे मोटे सिद्धांत तक वो सहमति बन चुकी है। 2 मान लिया आपने? एक तो 18 से 20% के बारे में तो खबर आई, कैपिंग वाला जो है उसको छोड़ के बाकी जो 2 इनके मुद्दे थे उस पर मोटे मोटे तौर पे सहमति बन गई है। अगर हमारी तरफ से 2 पे बन गई तो 1 पे आप भी थोड़ा सा हो, ये बाद में संशोधन आ सकता है, बाद में आप और भी कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको पास तो कराइए। आप जिद पे अड़ जाएंगे कि नहीं जब तक ये काले की जगह सफेद नहीं बोलेंगे हम इस पेज को पढ़ेंगे नहीं। ये क्या बात हुई? अभी आपने बयानों की चर्चा करी,
जरा मैं आपको याद दिला दूं, दिग्विजय जी का भी एक बयान याद है, टंचमाल जो बोला था उन्होंने, आपके कोयला मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल जी, उन्होंने कानपुर में बोला था बीबी जब पुरानी होती है तो मजा नहीं देती। जरा याद है आपको? आपके अगर बयानों पे आऊं तो मैं पूरा 1 घंटा पूरे बयानों पे निकल जाएगा, लेकिन हम छोड़िए उन सारी बातों को। जिस काम के लिए आपको जनता ने चुना है, चाहे आप 40 ही हैं, 42 ही हैं, 45 ही हैं, लेकिन कम से कम उसको ईमानदारी से निभाइए, उस काम को ईमानदारी से करिए। अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी आना चाहिए, और आपकी देखिए मैं आपको याद दिलाऊं, ये कांग्रेस का ही लाया हुआ बिल है। अगर कांग्रेस याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वाजपेयी जी हमारा ही लाया हुआ बिल है, आप क्या याद दिला रहे हैं? हमारी यही आपको नहीं दिला रहा हूं, आपको तो याद है, आपको तो मालूम है कि हम ही लाए थे और हम ही रोकेंगे, आपको तो मालूम है ये बात का। आप खराब मत करें, सरकार से ये मांग है हमारी कि आप 3 संशोधन में से 2 मान लिए, आप राज्यों का नुकसान मत कीजिए, आप आम आदमियों का नुकसान मत कीजिए। अब वही वाली बात होगी ना कि जब तक आप काले को काला नहीं कहेंगे जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अगर आप उसी स्वरूप में पेश कर दें तो सरकार का भी भला है, राज्यों का भी सरकार भला है, केंद्र सरकार का भी भला है और आम आदमी का भी भला है उसमें। क्यों उसमें बदलाव कर रहे हैं? यही जिस देश की जनता के लिए खतरनाक है, और इसीलिए आप आज 45 या 41 पे हैं। इसीलिए आप किसलिए 45 पर हैं, आप सहयोग और आप करिए, किसलिए सरकार में हैं, ये आपको आने वाला समय बता देगा। आप लोगों सहयोग करिए, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बिल हैं जो आपकी वजह से अटके पड़े हैं। यही अहंकार भरी भाषा है, आपको सब जगह से समेटती जा रही है और हमारी पार्टी वापस आती जा रही है। यही अहंकार वाली भाषा तुमको मारती जा रही है। गुजरात में देख लिया आपने, गुजरात महाराष्ट्र में देख लिया, मध्य प्रदेश में गुजरात में तो राजस्थान में देख मुकेश वाजपेयी गुजरात में नहीं जाए, आपको ज्यादा तकलीफ होने लगेगी। बिहार में आप दो पार्टियों के कंधे पे बैठ के आए हैं, आप क्या अपनी पार्टी की बात करेंगे? गुजरात में बताइए हम किसके कंधे पे आए हैं? हम अपनी कंधे पे जीते हैं वहां पे। 6 की 6 महानगर पालिका में आपका सुपड़ा साफ हो गया। पंचायत पार्टी का पंचायत मुकेश चर्चा कर लेते हैं, पंचायत पे भी कर लेते हैं अगर आप अनुमति दें। नहीं, अनुमति नहीं देंगे, वहां नहीं जाना है, हमें वहां नहीं जाना। नहीं, आपने कहा ना नगर पालिका, आपकी शिवसेना ने कहा है आपको कि कांग्रेस जीत गई है हार करके भी, क्योंकि गांव से बीजेपी को निकाल दिया गया, ये शिवसेना ने कहा है। मैं देखिए शिवसेना का नेता नहीं हूं, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं, अगर अनुमति दें तो 5 आपको भी मिनट में पता है कि उसका 31 में से 21 पे जीता है या 22 पे जीता है कांग्रेस ने। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, देखिए जहां तक 230 के आसपास में से 110 पे जीते। चलिए ठीक है, उधर नहीं जाना है, फिर किसी और दिन रख लीजिए, हाँ किसी और दिन रख लेंगे तो थोड़ी सी सांत्वना मिल जाएगी, क्योंकि आपको 6 नगर पालिका में जीत भी मिली है। जी बिल्कुल मुकेश वाजपेयी, आप पे ये जिम्मेदारी है कि विपक्ष जो पार्टियां हैं, थोड़ा सा हम लोग सीरियस हो जाएं। हाँ सीरियस तो हैं ही, लेकिन पता नहीं संसद वाला माहौल यहाँ क्यों बन जाता है। तो मुद्दे पे आ जाते हैं कि आप सत्ता पक्ष में हैं और सत्ता पक्ष की ये जिम्मेदारी है कि संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाए, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष में नहीं, पर नहीं विपक्ष पे भी है। तो उसके लिए आखिर ठोस पहल क्यों नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सोनिया गांधी को बुलाया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाया, उस पर बातचीत हुई, और भी जो दूसरे मुद्दे हैं जिस पे एतराजात हैं विपक्षी पार्टियों को जो एतराज कर रहे हैं, उस मुद्दे पर क्यों नहीं बैठ करके बात करते हैं? क्यों नहीं बुलाते हैं विपक्षी पार्टियों को और बैठ करके समझाते हैं कि चलो ठीक है, इस मुद्दे पे भी हम आएंगे, इस पर भी हम सोचेंगे, इस पे भी गौर करेंगे, आप पहले ऐसे चलें और उसके बाद अगर कोई इख्तलाफ निकल के आए तब उसका समाधान निकाला जाए। आखिर क्यों नहीं हो रहा है ये? देखिए जहां तक सत्ता पक्ष की बात है, आपका कहना ये दुरुस्त है कि सदन को चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है। और डे 1 फर्स्ट डे से आप देखेंगे कि हमारी तरफ से ये अनुरोध करा गया, चाहे कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी पार्टियों, आपको महंगाई के ऊपर, आपको असंतुलितता के ऊपर, आपको और किसी मुद्दे पे अगर चर्चा चाहिए, हम चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्पीकर महोदय जो समय अलोकेट करेंगे उसमें हम तैयार हैं, आप किसी भी विषय पे चर्चा कर लीजिए, लेकिन कृपया सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए। उसको एक जिद की वजह से आप कामों में व्यवधान मत डालिए। चलिए इसका आपने देखा कि 2 दिन कंटिन्यूस लोकसभा में बहस हुई, बड़े आराम से बहस हुई। राज्यसभा में जहां पे इनका बहुमत ज्यादा है वहां पे आए दिन बिल्कुल मुकेश वाजपेयी, वक्त बिल्कुल कम है हमारे पास, 1 मिनट में चाहेंगे पुष्परंजन अगर थोड़ा सा फिर हम वापस चले संघ प्रमुख के बयान की तरफ चले। जैसा कि आपने शुरू में उठाया था, वो दिल छूती हुई बात है, चूंकि तमिलनाडु में जिस तरह का मामला बना हुआ है, जिस तरह से लोग परेशान हैं, जरा कोई ये बताए कि संघ प्रमुख ने कितनी बार चेन्नई को लेकर के, तमिलनाडु को लेकर के बयान दिया है इस तरह का कि हमारा कर्तव्य सबसे पहले वहां जाकर के बनता है कि बहुत ही निष्ठावान तरीके से और निष्पक्ष तरीके से उन लोगों के लिए काम करें, जितने हमारे संघ के कार्यकर्ता हैं वो वहां जाएं। आखिर अगर ऐसा कहा है तब तो ठीक है, नहीं कहा तो आखिर क्या वजह है? क्यों वो राम मंदिर के मुद्दे सब आप ही बोलेंगे तो मैं क्या बोलूं? नहीं, आ जाएंगे मुकेश वाजपेयी।
आपने संज्ञान जी, नहीं पहले लिया। सुनिए संघ की बात मैं बताता हूं जी जी क्या आ रहे हुआ। हैं मुकेश वाजपेयी, चूंकि वक्त क्या हमारे हुआ, पास मैं कम बताता हूं है, एक आपको। मिनट में ये निपटा लेंगे, फिर उसके बाद आपके पास ही देखिए, आएंगे हम। हुआ क्या, चेन्नई में 12 तारीख का न्यूज वार देखिए, जी पिछले महीने की 12 तारीख के न्यूज वार में आपको पता चलेगा चेन्नई में ही संघ के बहुत सारे कार्यकर्ता कई ऐसे मोहल्लों में गए और खाना वाना सर्व किया लोगों को 3-4 दिन लगातार। तो ऐसा नहीं कि संघ के लोग काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर वहां के लोकल जो लोग कार्यकर्ता संघ के हैं वो काम सहयोग कर रहे हैं। हमने राष्ट्रीय पैमाने पर पूछा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संघ प्रमुख संवेदनशील है चेन्नई में बाढ़ को लेके। चेन्नई में जितनी मौतें हुई उसको लेकर संवेदनशील हैं। उनका ध्यान एक बड़े मुद्दे की तरफ, बड़े एजेंडे की तरफ था। उनको लगता है कीड़े मकोड़े की तरह लोग मर रहे हैं, मरने दो, वहां पर क्या फर्क पड़ता है देश को। हमें एक बड़े एजेंडे को लेके आना चाहिए। और ये उस वक्त इसलिए दोबारा 15 दिन में उठाया कलकत्ता में, क्योंकि उसी दिन चीफ जस्टिस यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि चीफ जस्टिस का ध्यान आए इस विषय पर। कोर्ट को जब मामला सब जुडिस है, आप एक अनुशासित पार्टी के, जिसकी पार्टी की सरकार, एक संस्था के संगठन के आप नेता हैं, आपको भी अच्छी तरह से पता है, मोहन भागवत जी को अच्छी तरह से पता है कि मामला जब सब जुडिस होता है तो क्या टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मीडिया तक को अवॉइड किया जाता है कि आप उन चीजों को मत छेड़िए, लेकिन आप बार बार उसको छेड़ रहे हैं। इसका उद्देश्य, इसका मतलब है कि आप सरकार को भी और कोर्ट को भी आप फिक्स कर, एक प्रॉब्लम में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से चलना चाहती है। आप सुप्रीम कोर्ट पे एक दबाव बनाने की राजनीति भी कर रहे हैं, जो कि मतलब कि दूर कहीं कुछ नजर आ रहा है उनको और उसको टारगेट कर रहे हैं वो। अब संसद में क्या हुआ, आपको या हमको ये लगता है कि सहिष्णुता पे मामला खत्म हो गया, चैप्टर संसद में बहस नहीं होगी। ये एक तरह से दुष्यंत कुमार की एक लाइन है ना कि मैं सद्दे में नहीं था, आपको धोखा हुआ है, वही संसद में हुआ है। मोदी जी जब कह रहे थे कि इंडिया को किस तरह से, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, तो उन्होंने कई सारे लाइन दोहराए। आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, आइडिया ऑफ इंडिया सर्वपंथ समभाव। सर्वपंथ क्या शब्द है? ये शब्द है, ये सर्वधर्म के बदले में आप दे रहे हैं सर्वपंथ। ये सिख धर्म में आया है, पंथ की बात सिख धर्म में जगह जगह गुरु ग्रंथ साहब में आया है। तो आप शब्दावली बदलना चाहते हैं तो कहाँ उस मसले का समाधान होता है? चलिए, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान कहीं पे निशान है। जी तो आप बिल्कुल, संसद कहीं पे निगाह है, पूरा- कहीं पूरा जी, मुकेश structure वाजपेयी, बिगाड़ जल्दी रहे से हैं। जल्दी से। मैं पुष्परंजन जी। जी की विद्वता का सम्मान करते हाँ, हुए जल्दी इनको, से। इनको इनको बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा हाँ। कि आपने संघ की तारीफ करी, उसके लिए आपका धन्यवाद। और संघ के आज ही, अगर आप देखेंगे आज ही शाम को वहां के जितने भी आसपास मोहन भागवत जी ने एक शब्द भी नहीं कहा चेन्नई देखिए, मैं घटना मोहन पर। भागवत जी का आपको बता चुका कि वहां की बैकग्राउंड क्या थी, किस प्रोग्राम, कोई पब्लिक मीटिंग में नहीं थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। वो जिस अशोक background सिंघल के में थे, अंत्येष्टि उसमें मैं भी जो गए थे ना, जिस तो उसमें भी background उन्होंने में कहा थे, था, वहां पे जो वहां भी मुद्दा उन्होंने कहा था, जहां पे वो 2 बार मुद्दा- कह दिया उन्होंने 15 दिन के अंदर। देखिए, जी अशोक सिंघल जी जल्दी की, से अशोक सिंघल जी इसके जल्दी से बीएचपी के 3 हफ्ते से के चेन्नई अध्यक्ष डिस्टर्ब थे। है, तमिलनाडु अच्छा, डिस्टर्ब मुकेश वाजपेयी संक्षेप में एक लाइन हमारे आप बताइए, प्रधानमंत्री एक जी, लाइन, हमारे एक लाइन में। प्रधानमंत्री जी चेन्नई जी, गए, मुकेश देख कर वाजपेयी। आए, जयललिता चलिए, जी से ठीक, बात करके चलिए, आए, चलिए, ठीक, वहां पे फंड एलोकेट करके आए। चलिए, हमारे पास आपको- वक्त ही नहीं है। हाँ, जी बिल्कुल वक्त नहीं है, हम आप ये पूछिए, जानना चाह रहे हैं, पूछे एक लाइन में आप जवाब दे दें। मोहन भागवत जी को चेन्नई के मामले में मुखर होकर के बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? सरकार पे ही दबाव बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? देखिए, तमिलनाडु के सरकार मामले चेन्नई के हाँ मामले या में नहीं? बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, बहुत अच्छा काम अगर कर नहीं, रही मैं है। मोहन भागवत की बात कर रहा देखिए, हूं, आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूँ ना, एक सिर्फ मोहन भागवत जी नहीं, देखिए चलिए। भारत के एक स्टेट का चलिए, मामला है, चलिए, इसमें बिल्कुल। हर एक का जी, कंसर्न जी, उतना ही है राकेश जितना- पांडे। देखिए, जी राकेश पांडे जल्दी से मोहन 30 सेकंड भागवत में। जी कोई संवैधानिक पद पे नहीं है। मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं और उसके लिए सरकार को डालना बिल्कुल वो प्रासंगिक नहीं है। जो एक उनका एजेंडा है मोहन भागवत जी का, आप उनसे अपेक्षा करें कि वो राम मंदिर की बात नहीं करेंगे और चेन्नई की बात करेंगे, मुझे लगता है दोनों बातें अलग अलग हैं। बात यह है कि जो भागवत जी ने कहा है वो वही कहेंगे जो वो मतलब को आप सोच रहे हैं कि बजाय चेन्नई की बारिश की बात करेंगे वो जाके और देश समस्या की बात करेंगे। जी। नहीं, वो बिल्कुल जो कर रहे हैं उनकी लाइन है वो वही करेंगे। अच्छा, उसी हिसाब से वो चलेंगे और इसी की वजह से दिक्कत भी आ रही है संसद। जी संजीव निगम संक्षेप में। मैं अभी पुष्परंजन जी की बात का मैं समर्थन कर रहा हूं, बिल्कुल करते क्या है, मोहन भागवत जी का एक आंख प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं और दूसरा भी जो नए मुख्य न्यायाधीश जो है अभी शपथ ले रहे थे उनको भी दबाव में बनाना चाहते हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे में भी वही बात कही है। का इतना हल्का मत समझिए, मैं हल्का नहीं, दबाव में आप हल्का मत समझिए कि आप मोहन भागवत जी को बताइए कि वो हल्का नहीं है, उनको किस तरीके से आप जो है मंदिर हुड़की दिखा रहे हैं। आपने समझा वहां तक संदेश पहुंचाइए। इस्तीफा नहीं देंगे, संसद की कार्रवाई आप चलने देंगे?
जल्दी से। क्या मुझसे पूछा? नहीं नहीं, अनुज आत्रे। जिस प्रकार से सरकार असहिष्णु हो गई है, हर मामले में इस प्रकार से उटपटांग बयान दे रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं सर चलने देंगे। सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, मंत्रियों को अपनी लगाम लगाना पड़ेगा, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इसमें सामने आना पड़ेगा है कि क्या होने वाला है सरकार अपनी शीतकालीन सत्र में भी। जी बिल्कुल। तो शीतकालीन सत्र में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा बहस से कम इतना तो लगाया ही जा सकता है। हालांकि रिजल्ट हम न दे पाएंगे और न हम उस पोजीशन में, चूंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल कम होता है। हमने एक दिन और भी कहा था कि जब संसद में मामला हल नहीं हो पा रहा है तो यहां कहां से हल हो पाएगा 1 घंटे में, जाहिर सी बात है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बातें रखने के लिए। देखने वाली बात यह होती है कि शीतकालीन सत्र का जो बाकी दिन है वो कैसे चलता है। जनता बड़ी उम्मीदों के साथ शीतकालीन सत्र की तरफ देख रही है, जनता सर्वोपरि। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।